नमस्कार, देवभूमि की दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं चुनाव से परहेज क्यों। जहां एक तरफ चुनाव से पहले टिकट पाने के लिए मारामारी है, कई सिटिंग विधायकों का टिकट कटने का डर बना हुआ है और कई लोग टिकट पाकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए बेताब हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखकर इस बार चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है और संगठन के लिए काम करने की बात कही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस खत के बाद उत्तराखंड की सियासत गरमाती नजर आ रही है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इतने अनुभवी होकर भी चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते। इसी को लेकर आज हम चुनाव से परहेज क्यों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों का ऐलान जब से हुआ है तब से तमाम पार्टियों के नेताओं के दिल की धड़कन तेज हो गई है। पार्टियों में जीत हासिल करने की तो होड़ लगी थी, लेकिन अब पार्टियों के अंदर ही नेताओं के टिकट पाने की रेस में सभी आगे निकलना चाहते हैं। जहां एक और युवा नेता से लेकर अनुभवी नेताओं तक सभी अपने अपने परिजनों के लिए दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है, तो विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने तो अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए उत्तराखंड की जनता का खुला पत्र के नाम से ट्वीट कर त्रिवेंद्र पर जमकर निशाना साधा। इस पत्र में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल की जमकर आलोचना की। साल 2017 में भाजपा की जीत के बाद डोईवाला सीट से जीत दर्ज करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री के ताज से नवाजा गया, लेकिन 4 साल बाद उन्हें सीएम पद से हटाया गया। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो पत्र लिखा है और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी असफलता व्यक्त की है, इससे साफ झलक रहा है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात का डर सता रहा है कि पार्टी हार रही है चुनाव, और हार का भी डर है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की अंदर की कला है, अंदर का झगड़ा है, वो भी आपके सामने आ रहा है। 3 मुख्यमंत्री, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो 4 साल मुख्यमंत्री रहा हो वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं एक तो हार का डर सता रहा है और वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। दूसरा, अंतर कलह है कि कहीं आपस में ही हराने दें, क्योंकि काम 4 साल में 5 साल में कुछ किया नहीं है, जनता के बीच में जाके क्या कहेंगे, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए मना करते हैं। कोई भी कंपनी जब किसी को बर्खास्त करती है तो वो सीधे बर्खास्त नहीं करती, उससे ये नॉर्म है कि उससे रिजाइन मांगा जाता है कि भाई आप रिजाइन लिख दीजिए। तो उसी नज़रिए से आप इसको देखा जाए तो पॉलिटिकल भाषा में उन्होंने एक तरीके से उनको बर्खास्त किया गया है और उनसे रिजाइन लिखवाया गया। जो पत्र अभी वायरल हो रहा है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, वो एक तरीके से वही शैली है कि वो टिकट कटता उनका, तो तब ये होता है कि भाई बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो बेआबरू होने से ज़्यादा अच्छा है कि भाई मंच पे उनकी किनारे वाली सीट बची रहेगी। ऐसे समय में जबकि चुनाव में जी के त्रिवेंद्र जी को गद्दी से हटाए जाने के बाद कुछ उपचुनाव हुए हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। स्टार प्रचारकों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया जब वो ताज़ा हटे थे। और आप ये लगाइए कि तब से लेकर के वो लगातार अपने फैसलों को लेकर के राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और पूरा उत्तराखंड उन्होंने जो है नाप दिया। सबसे ज़्यादा सक्रिय विधायकों में से वो रहे हैं हटने के बाद से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनको राजनीति से संन्यास ही लेना होता तो वो इतना सक्रिय नहीं होते, लेकिन उनको लगा होगा कि वो जितना भी काम कर रहे हैं, जितना भी घूम रहे हैं, जनता में उनके प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। 1979 में रावत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। 1985 में त्रिवेंद्र देहरादून महानगर के प्रचारक बने। 1997 में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी मिली।
2002 में त्रिवेंद्र डोईवाला सीट से चुनाव लड़े और जीते। 2007 में भी डोईवाला से चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री बने। 2017 में त्रिवेंद्र को सूबे की कमान सौंपी गई। 10 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम पद से हटाए गए। बेशक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई क्षेत्रों में काम किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कुछ फैसले भाजपा के लिए सिरदर्द बन गए हैं। जब से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, तब से ही भाजपा और कांग्रेस बेचैन हो गए थे। और जिस प्रकार हमने जमीनी रूप से काम किया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और जनता का अपार समर्थन और प्यार मिलने लगा, भाजपा और कांग्रेस को अपनी हार नजर आने लगी। यही कारण है कि अब तक भाजपा और कांग्रेस अपनी सूची जारी नहीं कर पाए। कल से नॉमिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। सुनने में खाली आ रहा है कि आज करेंगे आज करेंगे, और जहां ये एक सूची घोषित करने में भी एहसास महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो बड़े बड़े दिग्गज खुद ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। डोईवाला से कई बार विधायक रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको अपने कामों में भरोसा होता तो वो चुनाव मैदान में उतरते, लेकिन कल वो चुनाव मैदान छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा भाई मैंने काम नहीं किया है डोईवाला विधानसभा में, इसलिए मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। उनको अपनी हार साफ तौर पर नजर आ रही थी। और कांग्रेस भी जो है प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, पता नहीं कहाँ खोई हुई है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जीत का परचम डोईवाला विधानसभा में ले रही है। सियासत का लंबा सफर तय करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए चुनाव न लड़ने की वजह ये भी मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे काफी अनुभव में कम हैं और हो सकता है कि वो उनके नेतृत्व में काम न करके संगठन के लिए काम करना चाहते हो। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के इनकार से डोईवाला में नए समीकरण बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस डोईवाला सीट पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को रणभूमि में उतारा जा सकता है। प्रेमचंद की सीट को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को देने की चर्चा भी जोरों पर है। विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल है और उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बेसिक डिफरेंस समझा जा सकता है। जहां कांग्रेस में एक वयोवृद्ध नेता अपनी सारी ताकत इस बात के लिए लगाए हुए हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए, और उन्हीं के साथ ही दूसरी तरफ उनके विरोध में ये ताकत लगाए हुए हैं कि इनका नाम घोषित ना हो। वहां अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ये बात घोषित कर रहे हैं कि मैं चुनाव न लड़के पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। कांग्रेस के संस्कार उन्हें मुबारक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भारतीय जनता पार्टी के संस्कार बोल रहे हैं। ये तमाम रणनीतियां तो भाजपा हाईकमान तय करेगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमला करने वाले विपक्ष का कैसे मुंह बंद करवाया जाता है, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो लंबा राजनीतिक सफर होने के बावजूद भी जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने का आग्रह किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, ऐसे में साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से कई तरह की बातें तैरती हुई सामने आ रही हैं। कुछ लोग का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं न कहीं अपनी हार को लेकर पहले से डर चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने किसी भी क्षेत्र से चुनाव न लड़ने का मन बनाया है। दूसरी बात ये भी मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काम ना करना चाहते हों और संगठन के लिए काम करना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यही वजह है कि वो विधायकी का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उसके लिए साफ तौर पर उन्होंने खत लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध किया है, गुजारिश की है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत, तारुफ करा देते हैं उनसे। हरीश अठानी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा डोरा, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशाल चौधरी, आप प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सीमा डोरा जी आपसे ही, त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जिस तरह से उन्होंने खत लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अब विपक्ष के द्वारा कई तरह की बातें कही जा रही हैं, क्या वजह है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? क्या उन्हें हार का डर सता रहा है? भारतीय जनता पार्टी हार वार जैसी बात नहीं जानती। सिर्फ इतना है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में और जनहित में संस्कारों की पार्टी है। तो उनको ये उनका बिल्कुल ही पर्सनल फैसला है। उनको से कोई किसी ने कुछ भी उनसे जबरदस्ती नहीं करी, ना कुछ कहा गया जैसा कि कह रहे थे या आपके। लेकिन यह है कि उनका अपना फैसला है, वो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं या वो
समाज सेवा करना चाहते हैं, ये टोटल उनके ऊपर निर्भर करता है। और बहुत अच्छा काम उन्होंने पहले भी किया, और समाज हित के लिए जब काम करना होता है तो चाहे संगठन में रह के करो, चाहे सरकार में रह के करो, काम तो करना ही है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज हित के लिए काम करती है, तो यही उन्होंने सोचा और उन्होंने इसीलिए फैसला लिया। बाकी जी सीमा डोरा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से इस बार टिकट की लाइन में ही ना हो, यही वजह है कि उन्हें खत लिखना पड़ा हो? क्योंकि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की बातें आ रही हैं, इस बात की इच्छा उन्होंने पहले कभी जाहिर नहीं की? नहीं, पहले भी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हो सकता है मैं ना लड़ूं या लड़ूं, कुछ मन नहीं बना पा रहे होंगे अपना। और वो पहले भी संगठन में अच्छा काम कर चुके, तो उनका मन होगा कि मैं संगठन में काम करूं, काम ही तो करना पार्टी के हित के लिए, तो वो संगठन में आना चाहते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी की तरफ से कुछ उनको कहा गया या संगठन की तरफ से कुछ कहा गया। तो एक अच्छे नेता हैं और लगातार संगठन के तो क्या पार्टी की तरफ से उनकी डोईवाला सीट पक्की थी सीमा डोरा जी? हाँ, बिल्कुल मिल जाती अगर वो मांगते तो, लेकिन ऐसा उन्होंने पहले ही उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं। ठीक है, हरीश ऐठानी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्र लिखा है, आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्या वजह मानते हैं आप? मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से उन्हें असफल माना जा रहा है, पार्टी के द्वारा हटाया गया और विपक्ष के द्वारा भी तमाम सवाल खड़े, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे? इसी बीच अपने तमाम दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर सीएम योगी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कोविड की यह खतरनाक नहीं है, लेकिन बीमारी तो है। इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, और इसी पर जब मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं तो हम सब पहले इस बात को ध्यान में रखें। मेरी आप सबसे एक बात की वो होगी, देखिए सरकारें 1947 के बाद से कमोवेश आती ही रही हैं, प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी, लेकिन बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी सरकारें कैसे हो सकती हैं? ये 2017 के बाद आपने कुछ परिवर्तन देखा होगा, और उस परिवर्तन का गवाह बनाने के लिए ही आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2017 के पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ एक भी व्यक्ति को नहीं मिला था। मात्र 18,000 लोगों को एक एक मकान सैंक्शन हुए थे, वो दिए भी नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 17.5 लाख यानी 17,50,000 लोगों को नगरीय क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। अगर हम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र जोड़ें तो यह संख्या 43 लाख होती है। 43 लाख गरीबों को एक एक आवास हमारी सरकार ने दिए हैं, जिसमें डबल इंजन सरकार का यही लाभ होता है। जब केंद्र और राज्य में सरकारें होती हैं तो एक साथ मिलकर के डबल इंजन की सरकार लोगों को कैसे कई गुना ज्यादा लाभ देती है। यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और आप इस बात को भी ध्यान में रखते होंगे कि न केवल हम लोगों ने आवास सुविधा का लाभ आपको दिया है, बल्कि एक और बात आप देखते होंगे कि पहले प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों का मतलब होता था कि सत्ता के द्वारा संरक्षित भूमाफिया और पेशेवर माफिया को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवाने, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कराने, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा कराने, या फिर वहां पर कोई भी गरीब की जमीन पर या बस्तियों पर कब्जा करने में ये भूमाफिया किस प्रकार से पूरी उदंडता और छिंकलता के साथ सत्ता के संरक्षण में कब्जा करते थे, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। कोई नगर निकाय इससे अछूता नहीं था। लेकिन अब 2017 में हम लोगों ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन होने के बाद आज आप प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद किस तरीके से परिवर्तन आया है कि आज प्रदेश के अंदर सभी माफियाओं पर सरकार कैसे उनकी अकूत संपत्ति जो उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की बस्तियों पर कब्जा करके अपने निर्माण किए थे, आज सरकार का बुलडोजर उन अवैध निर्माणों पर चल रहा है। और हम लोगों ने तो अब शुरुआत ये भी कर ली है
कि एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के द्वारा जिन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, उन जमीनों पर गरीबों के आवास बनाए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रयाग तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिले के मेयर के साथ कोविड को लेकर संवाद कर रहे थे और देवभूमि के दंगल में अपनी चर्चा पर वापस लौटेंगे हम। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं, साथ ही साथ विजय बुड़ाई यूकेडी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपसे सवाल था मेरा, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खत लिखकर चुनाव लड़ने से मना किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुजारिश की है, क्या आप इसे मानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर असफलता इसके पीछे मुख्य कारण हो सकता है? बिल्कुल। 57 सीटें देने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा को एक बड़ा मैंडेट दिया। भाजपा इन 57 विधायकों को मिलने के बाद अपनी उत्तराखंड के लोगों के लिए, देवभूमि के लोगों के लिए कोई कार्य न कर पाना, जिसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता को मिला। और सबसे बड़ा उदाहरण यह था, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको बगैर बताए इनका इस्तीफा लिखवाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी काम इस 4 साल में हुआ था, जिससे उत्तराखंड के विकास का पहिया रुका, तो उस पे इनको दंडित करने का काम किया। ऊपर से पार्टी की अंदरूनी कलह, अंदरूनी गुटबाजी की डोई वाला सीट इनके लिए यह था कि सिटिंग मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उस सीट से हारने का डर उनका था। और जिस तरह से कांग्रेस का प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है, तो इससे घबराहट भी उनको थी। और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इनको स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो जिस तरीके से 4 साल, 4.5 साल उत्तराखंड के लोगों को ये 5 साल में जो काम करने के लिए 57 विधायक दिए थे, उन लोगों को काम ना कर सिर्फ खनन माफियाओं को बढ़ावा देने का काम इन 5 साल की सरकार ने किया। और जिनके फैसले, इनने जो फैसले लिए थे, उसको बदलने का काम तीसरे मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। तो इससे आप लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता के लिए जो सोच विकास की होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इनने खत्म करने का। ठीक है विशाल, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, हरीश जी ने साफ तौर पर कहा है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी नाम नहीं आया। कहीं ना कहीं उनको इस बात का आभास हो चला है कि पार्टी संगठन की तरफ से तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, उधर से तो बेरुखी मिल ही रही है, लेकिन जनता के बीच में भी अब वो पहली वाली लोकप्रियता बरकरार नहीं रही है। देखिए, जिस प्रकार से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आचार संहिता लंघन के बाद ये पत्र भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रस्तुत किया, तो इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व ये आभास कर चुका है कि कहीं ना कहीं 2022 में समाज का एक वर्ग सरकार को हटाने के लिए वोट देने जा रहा है। और एक बहुत बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से मैंडेट सरकार के खिलाफ वोट देकर जनता अपना मन बना चुकी है। और मैं कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य, राज्य से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति जो टिकट चयन में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के तमाम विधायक उनकी घर की परिक्रमा कर रहे थे कि हमारा टिकट आप कराइए, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं ये कह रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अंतर कलह भी नजर आ रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब संगठन से ज्यादा व्यक्ति की पैठ ज्यादा बन जाती है। आज जिस प्रकार से केंद्र की बात करें, तो जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी हाशिए पर चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी मात्र मोदी जनता पार्टी बन चुकी है, इसी प्रकार उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो आज पुष्कर सिंह धामी भले ही आंतरिक तौर पे या सार्वजनिक तौर पे ये ना कह रहे हो कि मैं इस का समर्थन करता हूं, लेकिन आंतरिक तौर पे उनके मन में ये भावना होगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव ना लड़े। और कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ अपने पक्ष रखा होगा संगठन के अंदर, और उनको जिस प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है एक सीनियर लीडर को, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कुछ चंद लोगों के हाथ में बीजेपी का संगठन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जब आज की जो सूची देखेंगे आप 59 प्रत्याशियों की, तो उनमें सारे प्रत्याशी लगभग मैं समझता हूं कि 90% से भी क्या 95% से ज्यादा प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं जी। तो वो व्यक्ति जिसने 4 साल तक सरकार चलाई हो, क्या उस पर विश्वास नहीं था क्या, या राज्य के नेतृत्व का या केंद्र के नेतृत्व का ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनसे बात की जाए? तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक तरफ
हार का आभास भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हो रहा है कि भाई अब उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी आने वाली नहीं है, और ये सहरा जो ये ठीकरा फूटना है, तो वो कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व के नाम पे उन्होंने, आपने अगर वो पत्र पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि युवा नेतृत्व के अंतर्गत ही चुनाव लड़ा जाए, तो वो भी चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ही इस पूरी हार की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, विजय बोड़ाई जी भी यूकेडी से हमारे साथ बने हैं। विजय जी, क्या लगता है आपको कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को लेकर जब बात आती है तो पिछले दिनों भी 100 दिनों के कार्यकाल का जश्न मनाया गया, लेकिन 4 साल के कार्यकाल का जश्न नहीं मनाया गया। क्या लगता है कि देवस्थानम बोर्ड का गठन कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती रही? विजय जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक कर लें। देवस्थानम बोर्ड ही नहीं, वरन भू कानून, कमिश्नरी, राजधानी, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनके कारण उनकी असफलता स्पष्ट दिखाई देती है। वो प्रशासनिक हिसाब से भी कभी काम नहीं कर पाए जी, और डोईवाला में उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। डोईवाला में पूरे उत्तराखंड में उनके खिलाफ पूरा जबरदस्त आक्रोश है कि इन्होंने 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे, कोई काम नहीं कर पाए। आज उनके पास एक भी चीज गिनाने लायक नहीं है कि हाँ मैंने ये काम किया है। तो 5 साल पूरी जनता के बर्बाद किए, पूरे उत्तराखंड की जनता के बर्बाद किए, और इसीलिए हार के डर के कारण से उन्होंने, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हार के डर के कारण से उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया, और कोई बात नहीं है। पूरा जबरदस्त आक्रोश है उनके खिलाफ उसमें, डोईवाला में। और भाजपा हमारे जो साथी हैं प्रवक्ता, वो कह रहे हैं उनका पर्सनल मामला है। अरे साहब, आप परसों तक तो आप घर घर जाके आप वोट, अपने लिए वोट मांग रहे थे, कन्वेंसिंग कर रहे थे, और अचानक आ गया ये फीडबैक गया है यहाँ से कि भाई त्रिवेंद्र रावत जी अपनी सीट हार रहे हैं जी, और इसलिए उन्होंने वापस, हार के डर के कारण से वापस ले लिया। तो स्पष्ट मानना है मेरा वो यूकेडी का कि जनता परेशान थी इनके निर्णयों से, इनकी अक्षमता थी, इनका प्रशासन पर या ये जो शासन चलाने की बात थी वो उनको आया नहीं, और इस कारण से तमाम गलतियां पर गलतियां करते करते और ये इस स्थिति में पहुंचे। ठीक है, सीमा डोरा जी, तमाम विपक्ष का यही कहना है कि हार का डर तो सता ही रहा है, और दूसरी बात ये कि आप कह रही हैं पर्सनल मामला है, संगठन के साथ काम करना चाहते हैं, स्टार प्रचारक की लिस्ट तक में नाम नहीं है, किस तरह से संगठन के लिए काम करेंगे? जरूरी होता है स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम ना हो तो संगठन के लिए काम नहीं किया जा सकता। संगठन के लिए बहुत सीमा डोरा जी, वैसे तो बहुत है, आपकी पार्टी में हजारों कार्यकर्ता हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को आप स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी ना रखें और उसके बाद आप कहें कि संगठन में वो काम करना चाहते हैं, बड़ी हाशिए पे बात नजर आती है ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी जो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकती, हमने कभी वोट बैंक को आधार नहीं बनाया। हमारा काम है देश को मजबूत करना। देश मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा और आपका परिवार मजबूत होगा। तो हम अपने देश को मजबूत करने की बात करते हैं, उसमें कोई सा भी कार्यकर्ता हो वो इतना सक्षम है कि वो चुनाव लड़ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत ही सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को उतना ही महत्व देती है। सीमा डोरा जी, आपका कह रहा है कि वोट बैंक को लेकर राजनीति नहीं होती, प्रत्याशियों को लेकर इतना मंथन होता है। आपसे बातचीत करेंगे, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो देवभूमि के दंगल में जिस तरह से लगातार आज हम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर चर्चा कर रहे हैं, पत्र लिखकर उन्होंने विधायकी को चुनाव ना लड़ने का मन बनाया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुजारिश की है। इस पर देखना यह है कि इतना लंबा सफर होने के बावजूद भी, पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, क्यों आज की तारीख में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव से परहेज क्यों। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खत लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये गुजारिश की है कि वो डोईवाला से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तौर से लगातार इसको लेकर सवाल उठ जा रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खत को लेकर वॉर छिड़ चुका है। देखना यह है कि इसके पीछे क्या कुछ वजह है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। हरीश एठानी प्रवक्ता कांग्रेस से बने हुए हैं, विजय बुड़ाई यूकेडी से हमारे साथ बने हुए हैं, सीमा डोरा प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ है और विशाल चौधरी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हरीश जी, आपका कुछ कहना था, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं देख रहा था हमारी प्रवक्ता महोदया कहने की भारतीय जनता पार्टी की कि पार्टी के लिए काम करेंगे, हम देश हित सर्वोपरि है, हमारा उसके बाद राज्य का निर्माण होगा। इन शब्दों से राष्ट्र के लिए और राष्ट्र हित के लिए हर कोई भारत का नागरिक जो है वो लगा है। इन चीजों से देश की जनता को विकास के कामों से अछूता रखकर कब तक आप लोग ऐसे बरकरार जी हरीश जी, सीमा जी का कहना है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, क्या कहना है इस पर? मैं यही कह रहा हूं कि वोट बैंक की राजनीति आज जो भारतीय जनता पार्टी 60 के पार कहती थी, आज 59 में ही इनकी सीटें अटक गई हैं। तो ये जातिगत आधार पर ही ये टिकट का बंटवारा हुआ है। तो इसीलिए इनके 60 में जो है 60 पार का जो नारा दिया था 59 में ही ये लोग अटक गए। तो कहीं ना कहीं अंतर कला इतनी है कि ये लोग जिस तरीके से 5 साल का ये निराशाजनक कार्यकाल इनका रहा, तो ये कहीं ना कहीं जनता इनको बताने का काम कर रही है। और खुद एक पूर्व के मुख्यमंत्री जिनने 4 साल कार्यकाल किया, उनको बेचारों को घर बैठा के रख दिया। तो ये भी तो इन लोगों ने देखना चाहिए कि भाई ध्यान अगर आपने उत्तराखंड की जनता के लिए दिया होता तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं आज फायदा हो। जी बिल्कुल। हमारे साथ विशाल भी लगातार बने हुए हैं। विशाल, अगला सवाल आपसे है, जिस तरह से लगातार सर्वे हो रहे हैं, सर्वे के माध्यम से यदि देखा जाए और उनके यदि रिजल्ट्स पर गौर किया जाए तो बीजेपी की अभी तक जितनी 57 विधायकों को लेकर बहुमत के साथ पार्टी आई थी, 60 पार का नारा दे रही थी, लेकिन इस बार सर्वे में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता गिरती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको कि इस गिरती लोकप्रियता की वजह से ही फूक फूक के कदम रखा जा रहा है और यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को या तो कहीं ना कहीं आला कमान से इस बात को लेकर संदेश दिया गया है कि आप पहले ही पीछे हट जाइए वरना हार बुरी होने वाली है, या खुद ही उन्होंने इसको लेकर मन बनाया है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर पे जग जाहिर हो चुका है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है पिछले 5 वर्षों में, कि आपके विधायकों ने स्वयं आपके मंत्रियों पर आरोप लगाए, सार्वजनिक रूप से बैकडोर एंट्री आपने रिश्तेदारों की अपनी नियुक्तियां कर दी गई है, मतलब खुलेआम युवाओं के तौर में मजाक उड़ाया गया। आपके कार्यकाल में मैं समझता हूं कि बेरोजगारों से लेके सरकारी कर्मचारी तक सब आंदोलनरत रहे और पूरा प्रदेश आपने धरना प्रदेश में परिवर्तित कर दिया था। तो आप आज कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्वयं पता है कि हमारे पास ना कोई विजन है, ना ही कोई आधार है जनता के पास जाने का। यदि 2022 का जो चुनाव है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी राष्ट्रवाद से चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि वास्तविकता वो भी जानते हैं कि भाई 5 साल का जो एक रिपोर्ट कार्ड प्रेषित करना था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, उस विषय पर वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। आज अगर आप बात करें वास्तविक स्थिति की, तो संगठन के अंदर के अंतर के लिए तो अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है चुनाव का, वो कहीं भी आप दिख ही नहीं सकता। ना कोई उनका विजन है, ना आपका क्या विजन है? फ्री की राजनीति, ये विजन है आपका? मैं आपको बताऊं, आपने क्या किया? आप ये देखिए, हमने करा क्या नहीं, आपके देश पूरा बदल के कांग्रेस छोड़ती है, आप नैनीताल से उनको तुरंत आप लोगों ने देने के लिए राजनीति करके दयनीय स्थिति में आपको दिखा दी, हर स्कूलों के सामने शराब लगा दी और पिंक पार्क खोल दिए। मैम, आप मुझे बात करने देंगे अपनी, आपने अपनी बात जी, आपको मौका दिया जाएगा। विशाल जी की बात आप सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड का ये समझ चुका है
कि अब हार तो होना स्वाभाविक है, निश्चित है, लेकिन इस हार से हम, क्योंकि देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की अगर बात करें तो केंद्र के बड़े संगठन के अंदर उन्होंने झारखंड के प्रभारी के रूप में काम किया, अन्य वरिष्ठ पदों पर काम किया, तो उनको कहीं ना कहीं अनुभव ही आभास है कि भाई उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं है। 2022 में चुनाव के दृष्टिगत हम लोगों की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है, तो ये निर्णय उनका सूझबूझ का भी परिचय देता है। जी सीमा जी, अब आप जवाब दीजिए हरीश जी की बातों का। दूसरी बात यह है कि संगठन में टूटन की यदि बात की जाए तो हरक सिंह रावत से लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद तमाम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पुष्कर सिंह धामी जब पहुंच रहे थे तब भी न जाने कितने लोगों को मान मनोबल करके शपथ ग्रहण समारोह में लाया जाता है। तो साफ तौर पर इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा की गुटबाजी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ही गड्ढा खोदने का काम कर रही है। देखिए कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन हाँ ये होता ही है, हर जगह होता है कि अगर हमको नहीं मिलता किसी और को मिल जाता तो कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए थोड़ी सी निराशा होती है हर कार्यकर्ता के लिए, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता किसी मंत्री लेवल का हो। तो आप उस चीज को ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम लोग अंत में वही झंडे तले भाजपा के हम लोग फिर से वैसे ही खड़े हो जाते हैं अपने कमल के फूल को खिलाने के लिए। यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता भागता नहीं है, कार्यकर्ता कुछ समय के लिए नाराज होता है लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही काम में जुट जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतना काम करा इन्होंने, 940 करोड़ रुपए इन्होंने एड में खर्च कर दिए दिल्ली में। अगर ये इतना काम करते तो इनको एड में खर्च करने की क्या जरूरत थी? आपने उत्तराखंड में क्या दिखाने आए हैं? उत्तराखंड में आपका कोई अस्तित्व है या आप दिखाने क्या आए हैं? आप दिल्ली का ऐसा कौन सा मॉडल दिखाने आ गया? आप शराबों की दुकानें दिखाने आ गए, इन्होंने पेंट करके बार बार दिखाते रहते हैं। आपने ऐसा क्या कर दिया? आप 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, आप बुजुर्गों को जो है यात्रा कराएंगे। अरे दिल्ली के उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में पहली बार दिल्ली की महिलाओं को क्यों नहीं? ठीक है सीमा जी, आम आदमी पार्टी का मान लीजिए वो मॉडल है, जनता उन्हें नकारेगी या स्वीकारेगी तो जनता के द्वारा फैसला लिया जाना है। लेकिन बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी में गुटबाजी के अलावा क्या कुछ इस समय नजर आता है? चुनावी मुद्दों की तो बात कहीं नजर नहीं आती। चुनावी मुद्दे तो हैं। आपने 2017 से पहले किसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल गए थे? आज करोड़ों लोगों को मकान मिल गए हैं। सीमा जी, गैरसैंण को राजधानी की बात करें, पूरे 5 साल बीत जाने के बाद में एक बार फिर चुनाव नजदीक आया है तो आप फिर गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात करते हुए नजर आते हैं। बात आज से भारतीय जनता पार्टी के राज्य से पहले कौन सी सरकार के राज्य में हमारे जो इतनी आपदाएं आई? ठीक है विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय जी, ठीक है सीमा जी, आपको मौका दूंगी मैं। ठीक है सीमा जी, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। विजय जी फोन के अनम्यूट बटन। सबसे बड़ी बात यह है जी कर लिया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो मुख्य बैट्समैन था वो रिटायर्ड हर्ट हो गया, और जो कहीं ऐसा ना हो कि जो धाकड़ बल्लेबाज है वो भी इस प्रकार की बात कर ले, क्योंकि संभावनाएं ऐसी हो रही हैं, जनता विमुख है इनसे। और एक बात और कहना चाहता हूं कि इनकी पार्टी हमेशा कहती है कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता हम उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं साहब। अरे आप जनता के साथ धोखा करते हैं, अनुभवहीन लोगों को आप सत्ता में मुख्य सेवक बना देते हैं, यह सबसे बड़ी कमी आपकी, और इसके कारण से आज इनको इस स्थिति में आना पड़ रहा है। आप देखते ही नहीं कि अनुभव जिसको हो कम से कम उनको बिठाए सीट पे, और जिसको चाहे मर्जी उसको बैठा देते। अभी आप कहना साहब हम 15 के 15 यदि हम चाहेंगे तो 15 मुख्यमंत्री भी बना देंगे। तो राजनाथ जी ने कहा है अभी कहीं उत्तरकाशी में ऐसा बात कही है, इनके जो पूर्व अध्यक्ष है बंशीधर भगत जी ने उन्हें भी कहा कि इससे जनता से क्या लेना देना। ये स्पष्ट रूप से जनता के साथ धोखा है कि आप अपनी पार्टी को जरूर मजबूत कर। जी हरीश जी, जिस तरह से विजय जी का कहना है कि साफ तौर पर अनुभवहीन मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्या कहना है इस पर आपका? जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने संगठन को एक प्रयोगशाला के तौर पर बनाने का काम कर रही है। आप अभी मैं सुन रहा था कि 7 करोड़ के ऐड दीजिए, 9 करोड़ के ऐड दीजिए, आपने तो 4 महीने में 80 करोड़ के ऐड दे दिए, तो सूचना के अधिकार से सबको पता चला। आज बताइए, आवास की बात सीमा जी कर रही हैं, आपने क्या किया? जो इंदिरा आवास के नाम से पूर्ववर्ती सरकारें दे रही थी उसका नाम बदल के आपने प्रधानमंत्री आवास दे दिया।
आप आंकड़ों के साथ आइए, आंकड़ों को बताइए कि आंकड़े क्या कहते हैं कि पिछले 5 साल में उत्तराखंड को चुनावी वर्ष में खाली आवास मिलने का काम किया है। उत्तराखंड में चुनावी वर्ष में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदलकर आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना करने का नाम, आपने सिर्फ 5 साल में आपने उत्तराखंड के किए हुए जो काम पूर्ववर्ती चले आ रहे थे उनका नाम बदलने का काम आपके द्वारा हुआ है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो कार्य जो उत्तराखंड के हित में थे, देवस्थानम बोर्ड जैसे। और इसी बीच आप सभी को रोकना चाहेंगे, हरीश जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, अपनी जनता को सुना देते। जिन प्रत्याशियों को जिनको भी अभी चुनाव के लिए अधिकृत किया है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। और जो लोग जो वंचित रह गए हैं वो भी हमारे एक से एक योग्य हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का एक विधानसभा से चयन होना था, इसलिए एक चयन हुआ है। बाकी लोग सभी लोगों से ये है कि वो सभी लोग चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी का सहयोग करेंगे और पार्टी संगठन निश्चित रूप से सभी के बारे में विचार करेगा आगे। बतौर मुख्यमंत्री आपका पहला चुनाव है खटीमा से, कैसे देखते हैं सर? क्या आपके? देखिए, मैंने क्योंकि बीच में बहुत बार ऐसी बातें आई थी कि मुझे कहीं और से चुनाव लड़ना है, कोई कहीं से अलग अलग जगह से बातें उठी थी, लेकिन मैंने तय किया कि मेरी जन्मभूमि है, मेरा एक तरह से कर्म भूमि है। बचपन से मैं जब से बड़ा हुआ मैं खटीमा में रहा हूँ और खटीमा का ही हूँ। खटीमा के लोगों ने ही मुझे अवसर दिया, खटीमा के लोगों ने ही मुझे लगातार उस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि बनाया, तो अंततः पार्टी ने भी मुझे वहीं से अधिकृत किया है। मैं खटीमा की महान जनता का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा मौका दिया है। पार्टी हाईकमान का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ से मैदान में उतारा है। आपके नेतृत्व के अंदर भाजपा आज बड़ी उत्साहित लग रही है, जब नाम हुए में कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, मैंने जो भी समय मुझे मिला है, मेरी पार्टी ने, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे ये अवसर दिया था कि मैं जनता के बीच में जाऊं, और मैंने कोशिश की है इन दिनों में जो भी मेरे से हो सकता है मैं उसको करूं। एक एक छल और एक एक पल, एक एक पल मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए लगाया है, अपने 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाया है। हमने पूरे प्राणों प्राण से सेवा की है और एक रास्ता बनाया है। निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि मेरे प्रदेश के लोग, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे सभी नौजवान साथी, हमारे सब बच्चे ऐसी सरकार यहाँ पर चुनेंगे जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगी और उनके साथ कदम मिलाकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएगी। भाजपा ने 10 सिटिंग एमएलए के भी टिकट काटे हैं सर, किस तरह से देखते हैं उनको? किस तरह से नाराजगी या कोई बात रहेगी तो कैसे आप लोग? नहीं, देखिए, जिनके भी टिकट। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लगातार जनता का धन्यवाद दे रहे थे। खटीमा सीट से चुनाव लड़ने की बात कहते हुए साफ तौर पर उनका कहना था कि जिन लोगों को भी टिकट कटे हैं वो अधिकृत प्रत्याशी का सहयोग करते हुए नजर आएंगे और कई लोग ऐसे हैं लाइन में जिनका टिकट कटा है। अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ तमाम लोग बने हुए, हरीश अठानी प्रवक्ता कांग्रेस, विजय बोड़ा यूकेडी से, सीमा डोरा प्रदेश प्रवक्ता भाजपा और विशाल चौधरी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ बने हैं। जी हरीश जी आपसे हम यहाँ पर जानकारी ले रहे थे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, साफ तौर पर उन्होंने जिस तरह से अपने कदम पीछे उठाए हैं, विपक्षियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और खुद पार्टी के अंदर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भाजपा के यदि कार्यकाल की बातचीत की जाए तो पिछले 5 सालों में कई ऐसे काम हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। बेरोजगारी का मुद्दा यदि देखा जाए तो 4 साल लंबा कार्यकाल देने के बाद भी पिछले 1 साल में तो 2 मुख्यमंत्री और बदले गए हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी, हालांकि जवाबदेही बनती है लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की जवाबदेही ज्यादा बनती है। क्या लगता है आपको कि क्या बेरोजगारी को लेकर सवाल यदि किया जाएगा तो यहां पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की ही नाकामी सामने आएगी? ये पूरी 5 साल की सरकार की नाकामी है कि 5 साल तक रोजगार पे कुछ नहीं बोले, स्वरोजगार पे कुछ नहीं बोले, पलायन पर कुछ नहीं बोले, पर्यटन पर कुछ नहीं बोले और
आप बताएं, सिर्फ और सिर्फ आज एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है उत्तराखंड में कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को यह सिखाया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ एंकर कोई भी सवाल पूछें, आप जवाब देना कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम संगठनात्मक रूप में काम करने वाले लोग हैं, हम कमल के निशान को देखने वाले लोग हैं। लेकिन कोई भी प्रवक्ता, मैं आज सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से देख जाते हैं हम लोग जगह जगह, कोई भी प्रवक्ता इनके जो है उत्तराखंड के रोजगार का आंकड़ा नहीं देता, उत्तराखंड में पलायन का आंकड़ा नहीं देता, पलायन आयोग जो बना था उसका पलायन कैसे हो गया देहरादून में ये नहीं बताने का काम करते, पर्यटन के जैसे क्षेत्र में जिसमें हमको अपार स्वरोजगार की संभावनाएं थी उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलते, सूर्या धार झील के बारे में जो ड्रीम प्रोजेक्ट था पूर्व इनकी सरकार का, वो भी आज विवादों के घेरे में और कहीं ना कहीं संदिग्धता जांच के घेरे में आ खड़ा हुआ है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, इनके जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अभी 5 या 6 का टिकट कटा है, बाकी सबको रिपीट किया है, ये अपने अपने चेहरे पर चुनाव में जाएं, किसी दूसरे के चेहरे का सहारा ना लें। ये तब पता चलेगा कि संगठनात्मक रूप में ये पार्टी कितनी मजबूत है, जब ये लोग अपने अपने चेहरे में चुनाव लड़ने का काम करें। जी बिल्कुल। सीमा जी, लगातार आपका कहना है कि पार्टी की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत संगठन के लिए काम करना चाहते हैं और भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन प्रत्याशियों की यदि हम बात करें तो प्रत्याशियों को लेकर, इस बात को लेकर लंबी चौड़ी कवायद की जा रही है। उत्तराखंड में पहले कोर कमेटी की बैठक की जाती है, प्रत्याशियों के नाम जाते हैं, फिर आला कमान से नाम तय। ये यकीनन एक परंपरा जरूर है, एक कार्यप्रणाली है प्रत्याशियों को तय करने की, लेकिन यदि वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं तो इतनी कवायद क्यों की जा रही है जिताऊ कैंडिडेट पाने के लिए? देखिए, जिताऊ कैंडिडेट तो देखना पड़ता है समीकरण बैठाने के लिए, क्योंकि अगर सत्ता में आना है तो जिताऊ कैंडिडेट तो देखने पड़ेंगे, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ता है कि क्या कैंडिडेट की परफॉर्मेंस ठीक थी। अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो कटे टिकट उन्हीं के हैं जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। जिनकी परफॉर्मेंस ओके थी तो उनकी टिकट नहीं करें, उनको रिपीट करने में क्या बुराई है। अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी तो उनको रिपीट होना ही है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये भी रिपीट करेंगे अपने हर चीज में, इनको दखल अंदाजी करना और इनको नेगेटिव सोचना ये कांग्रेस की नीति बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना तो कुछ करा नहीं है, दूसरों को बोलते आपने क्या किया, अच्छा आपने क्या करा इतने सालों से, आपने कौन सी योजनाएं चला दी। तो आपकी योजनाएं सिर्फ पेपर और फाइल्स में होती हैं, जब हम उसको धरातल पे उतार देते तो ये कहते हैं तो हमारी योजनाएं थी। अरे आप कर देते हैं, कुछ करके तो दिखा देते जनता के हित के लिए, कभी कुछ कराओ तो बताइए। बेरोजगारी, सीमा जी, बेरोजगारी का मुद्दा तो आज भी बना हुआ है। आखिरी टाइम तक पुष्कर सिंह धामी ने भी आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इस बात का वादा किया था कि इस ओर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो नौकरियां 24,000 मिलनी थी उनमें से भी 11,000 के बाद आगे कुछ कामकाज नहीं हुआ। आचार संहिता लग चुकी है और वो तमाम जो कैंडिडेट्स थे वो अभी भी आस लगाए बैठे हैं। 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, 3.1 बेरोजगारी है, बेरोजगारी बढ़ी नहीं है। आप पहले से देखेंगे तो बेरोजगारी घटी है, कहीं नहीं बढ़ी। वो भी कोरोना काल पे बाहर से लोग जो आए, ये कहते पर्यटन के बाद जो बाहर से लोग आए वो भी यहाँ पर आके सेटल हो गए। स्व रोजगार, होम स्टे योजना, ये सारी योजनाओं के तहत लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने आप को सेटल करा है, जिसको ये सोचना नहीं चाहते, जिसको ये देखना नहीं चाहते किसी कीमत पे भी। ये भी तो देख लीजिए कुछ अच्छा, हाँ कुछ चीजें छूट गई होंगी ऑब्वियस, जब इतना कुछ बिखर जाता है, जब 2 साल कोरोना में चले गए, विजय बुड़ाई जी, अभी भी हम कोरोना ठीक है, जितना आपने टारगेट लिया था बेरोजगारी का उतना आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है। सीमा जी, विजय जी, भाजपा जो प्रवक्ता है भ्रमित कर रही है उसको, पूरी जनता को, वो सही तथ्य नहीं बना रही। इनके जो मदन कौशिक जी है, पहले जो मंत्री थे अब मुख्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि 15,000 समथिंग इन्होंने रोजगार दिए। तो अब आप ये कह रहे 10 लाख दे दिए, कहाँ दे दिए, समझ में नहीं आता, ये इस प्रकार की बातें करते हैं। और दूसरी बात ये है कि 56,000 यहाँ वैकेंसी थी, इनने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र जी और तमाम लोगों ने क्यों दबा के रखी, ये समझ में नहीं आया। कितने बेरोजगार लोग जो सीमा पार कर चुके हैं, अपनी आय एज पूरी कर चुके हैं, उनको मौका नहीं मिला। अब बड़ी मुश्किल से 4.5 साल के बाद इनको याद आया कि साहब अब तो जनता के बीच जाना है, और तब जाके इनने विज्ञप्ति निकाली। तो ये इनकी कार्यशैली है, इनको काम करना आता ही नहीं, इसीलिए दिक्कत है आज, इसीलिए इनको वापसी की बात हो रही है। और इस बार उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से जो बेरोजगार है वो देख रहे हैं कि किस प्रकार की हालत है। 50 में 80 करोड़ रुपया 5 महीने में मुख्यमंत्री जी की
छवि को संवारने के लिए ये खर्च किया जाता है 80 करोड़ रुपया। मैडम आप समझ सकते हैं कि क्या कितनी बड़ी रकम है, और ये केवल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है। तो आप अपनी छवि बढ़ाने के लिए इस कदर जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो आप जनता देख रही है कि इस प्रकार के इन्होंने कहा साहब 1 महीने 100 दिन में हम लोकायुक्त ले आएंगे, अब लोकायुक्त की बात नहीं करते। भू कानून उन्होंने समाप्त कर दिया, राजधानी को बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है विशाल जी, लोकायुक्त की यदि बात की जाए तो आम आदमी पार्टी तमाम मुद्दों की उत्तराखंड में बात करती हुई नजर आती है, लेकिन आपके भी एजेंडा में लोकायुक्त का मुद्दा कहीं नजर नहीं आता। आम आदमी पार्टी जी विशाल जी से पहले सवाल करूंगी, फिर आपके पास आऊंगी। जी देखिए, आम आदमी पार्टी का यदि आप घोषणा पत्र या जो मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, अभी हमारा मैनिफेस्टो आया नहीं है, उसमें ये सभी चीजें प्राथमिकता पर होंगी। हमने जो 6 गारंटियां दी हैं उत्तराखंड की जनता को कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 विशाल जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी लोकायुक्त की बात करते हुए क्यों नहीं नजर आते? तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं, फ्री बिजली भी दे देंगे, महिलाओं को फ्री धन भी उनके अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन लोकायुक्त को लेकर कभी किसी मंच से उन्होंने कोई बात नहीं कही। शायद आपके संज्ञान में नहीं है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने लोकायुक्त की फाइल कहीं ना कहीं आपको पता ना हो एलजी को भेजी है, लेकिन वहीं से कई बार स्वीकृति नहीं होने के कारण इन चीजों पर निर्णय नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग तो जनता से पूछ के अपना सीएम तय करते हैं। आपको पता है कि पंजाब के अंदर हमने कॉलिंग कराकर ये पूछा कि भाई आप बताइए कि पंजाब का सीएम कौन होना चाहिए। ऐसी पारदर्शिता इस प्रकार की कहीं व्यवस्था आपने देखी कि जनता से पूछ के सीएम तय किया जा रहा? भगवंत मान को पंजाब के 21 लाख लोगों ने तय किया है, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से। ऐसी व्यवस्था मात्र आम आदमी पार्टी में। ऐसा कोई मुख्यमंत्री है भारत के अंदर जिसके पास अपनी ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री होने के बाद कोई विभाग नहीं है? सारे विभाग मंत्रियों को दे दिए है। आप बताइए मुझे, बिना किसी विभाग के पूरा कार्यकाल चला रहा ऐसी कोई सरकार है जो 28 विधायक आने के बाद इस्तीफा दे दे कि हमें सरकार नहीं चलानी? क्योंकि जिन लोगों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं उनकी जब जांच हो रही है तो वो लोग कह रहे हैं कि भैया हम गठबंधन तोड़ देंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल पहला ऐसा नेता है भारत की राजनीति में जिसने ये कहा कि भाई हमने काम किया है तो हमें वोट दो, अन्यथा हमें वोट मत देना। आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हो, आज बीजेपी के विधायक जो कैबिनेट मंत्री रहे बीजेपी के कार्यकाल में, वो पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2022 में बीजेपी औंधे मुंह गिर रही है। आज कांग्रेस की अगर स्थिति ले लें आप, कांग्रेस के अंदर भी कुछ 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज करा, 10 साल कांग्रेस ने राज करा। आपने स्कूलों पे क्या काम किया? आपने अस्पताल पे काम किया? आपने बेरोजगारी पे काम क्या किया? अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आपके जो ठीक है विशाल जी, आप भी फ्री की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तमाम मुद्दों के साथ ही शिक्षा के साथ ही जिस फ्री की आप बात करते हैं उस फ्री से बेहतर होता है यदि आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधारने की बात करते। आप सीधे महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्लानिंग क्यों नहीं करते हुए नजर आते? ये फ्री नहीं है। भारत में भिखारी भी अगर कोई व्यक्ति है, यदि वो दूध की बोतल खरीदता है तो वहां भी टैक्स जाता है। तो टैक्स का पैसे के माध्यम से अगर जनता को सुविधाएं दी जा रही है तो ये फ्री का हुआ। अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर यदि फ्री मेडिकल सुविधाएं, विशाल जी, टैक्स के पैसे के माध्यम से आप फ्री क्यों दे? टैक्स के पैसे के माध्यम से आप मदद भी तो कर सकते हैं रोजगार शुरू करने में। व्यक्ति स्वावलंबी बनकर भी तो कमा सकता है। ठीक है हरीश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? रोजगार के ऊपर तो हमने सबसे ठीक है विशाल जी, आपके पास आएंगे। हरीश जी जी, आम आदमी पार्टी अब बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल हो गया है। जिस तरीके की बातें ये उत्तराखंड के परिवेश में कर रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी को मैं आज भी कहूंगा अति राजनीतिक दलों से चन्नी जी के भतीजे पर 11 करोड़ रुपए मिले हैं कल, ईडी की जांच हुई है, पता है ना आपको? उनके भतीजे के पास 11 करोड़ रुपए मिले हैं कल। आम 11 करोड़ रुपए किसी व्यक्ति के पास होना, यदि अगर वो ITR फिल कर रहा है, जांच के बाद आपने क्या जब्त किया ये बताइएगा जनता को। 11 करोड़ रुपए अरे मैं कह रहा हूँ किसी के 25 विधायक आपके बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए डाटा उठा के देखिए ना। डी शिव कुमार के पास 25 करोड़ कार्यकाल आप मुझे बताइए 2017 2500 करोड़ कार्रवाई क्या कांग्रेस के थे और बीजेपी का मुख्यमंत्री था। चुनाव के समय बदनाम करने वाली बात है
आम आदमी पार्टी, और आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गोपाल आर्य जी ईमानदार हैं और हरक सिंह रावत बोल रहे हैं। ये क्या बात हुई? राजनीतिक दलों के अति महत्वाकांक्षी लोगों का जमावड़ा है। यदि लोकतंत्र की हत्या हरक सिंह रावत ने की थी तो हरक सिंह रावत आम आदमी पार्टी सत्ता में 2 लोगों को लोग अन्ना जी के आंदोलन से आप बताइए ना सर, अपना रोड मैप बताइए। ठीक है हरीश जी मेरा अगला सवाल, हरीश जी हम अगला सवाल सुन लीजिए मेरा अगला। कांग्रेस की यदि हम बात करें तो सरिता आर्या ने जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन की है, साफ तौर पर दुखी मन से उनका कहना है कि मैं ना खुद के लिए टिकट का इंतजाम कर पाई, ना अपनी तमाम महिलाओं को लेकर। लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय किया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में उसका नामो निशान तक नहीं है। खास तौर से आपकी जो कद्दावर नेता थी महिला मोर्चा के नाम पर तमाम महिलाओं को अपने साथ लेकर इतने सालों से कांग्रेस की सेवा में लगी हुई थी, उनका टिकट तक फाइनल नहीं होता है। वो दुखी मन से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सरिता आर्या जी ने जल्दबाजी में उठाया कदम है। उनको कांग्रेस पार्टी की जिनने नगर पालिका नैनीताल का चेयरमैन बनाया, कांग्रेस पार्टी की जिनने उनको 2 बार विधायक का उनका साफ कहना है कि उनका टिकट कटा नहीं। टिकट की सूची आज भी जारी नहीं हुई है। सरिता आर्या जी को जिस जल्दबाजी में भारतीय आपके प्रभारी ने बोल दिया कि एक बात करेंगे परिवारवाद पर, आपके प्रभारी ने बोला हम एक अपवाद करेंगे। ठीक है हरीश जी, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, समय हमारे पास कम है जी। मैंने कहा कि सरिता आर्या जी ने निश्चित तौर पर, वो हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जल्दबाजी में उठाया कदम था जो पॉपुलर भारतीय जनता पार्टी ने उनको, अभी तक तो कांग्रेस के टिकट भी डिक्लेयर नहीं हुए, तो आज की लिस्ट में आ गया ना उनका नाम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नैनीताल सीट पे कोई भी दावेदार इनके पास नहीं था। तो जिस तरीके से उनको वो बहला उसके वो करवा के जिस तरह से उसको प्रबोधन देकर जल्दबाजी में उठाया कदम है, और जिसके लिए वो निश्चित तौर पर आने वाले अब तो वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अब आप अपनी लिस्ट में नाम रख भी लेंगे तो क्या फायदा होने वाला है। सीमा जी कंक्लूड करिए, 30 सेकेंड है। त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, आगे के लिए क्या जिम्मेदारी पार्टी ने सोची है उनके लिए? नहीं, उन्होंने संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर करी तो डेफिनेटली संगठन उनको जरूर कुछ काम देगा। बाकी कांग्रेस पार्टी से मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर सारी लड़कियां आपके यहाँ से भाग रही हैं और आप लोगों को खुद ना तो इज्जत देनी आती है और ना आपको सम्मान किसी चीज का करना था। आपके पास ठीक है विशाल जी कंक्लूड कीजिए। की बात करते हैं। सीमा जी समय कम है, सीमा जी माफ कीजिएगा समय कम है। विशाल जी अपनी बात खत्म करें कम शब्दों में। नेता तो आपका नेतृत्व कर रहा है। सीमा जी समय कम है, विशाल जी अपनी बात खत्म करें आप। 21 वर्षों में ना भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के हित में कोई काम किए हैं, ना कांग्रेस ने उत्तराखंड के हित में काम किए हैं। आपको ये जरूर सुनने को मिला होगा कि इनके कैबिनेट मंत्री बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी की कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन आज तक मूलभूत आवश्यकताओं पर, मूलभूत सुविधाओं पर किसी राजनीतिक दल ने, पार्टी ने कोई बात नहीं की है। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम काम पर राजनीति करना है। यदि हमारा काम पसंद आएगा तो हमें वोट देना, अगली बार हमें वोट मत देना। ठीक है विजय जी क्या कहना है आपका? फ्री में सब कुछ देंगे आप। पार्टियां हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसमें मुद्दा नहीं है और अभी तक ये अपना घोषणा पत्र नहीं बना पाए हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो तो यहाँ के लायक, मतलब उनके पास कुछ विजन नहीं है, आज तक किसी ने पहाड़ तो देखा नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं, वो फ्री के अलावा कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी बहुत धन्यवाद, हरीश जी बहुत धन्यवाद आपका, विजय जी बहुत धन्यवाद, विशाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में हम लगातार चर्चा कर रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के पत्र लिखकर चुनाव लड़ने से मना करने के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। विपक्ष के द्वारा तमाम तरह की बातें कही जा रही है, वही कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपना हार का डर सता रहा था और मुख्यमंत्री पद की लोकप्रियता कम हो जाने के बाद जनता के बीच में नहीं जाना चाह रहे थे। देखना ये होगा कि आगे के समय में पार्टी उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी देती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।